जय हिंद दोस्तों, आज आपको इंडियन आर्मी के 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एमएन राय की वीरता और बलिदान की एक सच्ची घटना सुनाएंगे। इन घटनाओं को सुनकर के आप अंदर से मोटिवेट हो सकते हैं, ये जान सकते हैं कि भारतीय फौज हमारे लिए क्या करता है। एमएन राय यानी कि मुनिंद्रनाथ राय साहब का जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होता है। उनके परिवार में उनके 3 भाई थे, वो सबसे छोटे वाले भाई थे और बचपन से ही अपने बड़े 2 भाई को देखते हुए वो इंडियन आर्मी या फिर मिलिट्री का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि उनके बड़े भाई लेफ्टिनेंट कर्नल डीएन राय गोरखा रेजिमेंट से थे और उनके बीच वाले भाई भी सीआरपीएफ में ऑफिसर थे। इसीलिए बचपन से ही एक मिलिट्री बैकग्राउंड उनके घर पर हुआ करता था। इसी चीज को फॉलो करते हुए उन्होंने इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनने का फैसला लिया और सितंबर सन 1997 में वो इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनते हैं और बाकायदा अपने बड़े भाई की यूनिट गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं। सन 1997 में इंडियन आर्मी के सर्विस ज्वाइन करने के बाद सन 2013 तक लगभग 16 साल उन्होंने एक बेहतरीन सर्विस निभाई है इंडियन आर्मी में और रैंक में धीरे धीरे प्रमोट होते होते पिछले 16 सालों में वो कर्नल रैंक तक पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे जम्मू एंड कश्मीर में भेजा जाता है। वो राष्ट्रीय राइफल्स में डेपुटेशन में चले जाते हैं। अब राष्ट्रीय राइफल्स में कोई भी ऑफिसर लाइफ टाइम तक सर्व नहीं करता है। कुछ समय तक राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करने के बाद वो अपने पेरेंट यूनिट में वापस आ जाते हैं और जितने दिन तक वो राष्ट्रीय राइफल्स जैसे काउंटर टेररिज्म फोर्स के तौर पे फील्ड एरियाज पर डिप्लॉय रहेंगे, तब तक उनके परिवार के दिल में भी एक शंका बनी रहती है। जब कर्नल एमएन राय 42 राष्ट्रीय राइफल्स का कमांड संभालते हैं, उसके बाद से कई सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया है। सन 2014 में साउथ कश्मीर में एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया था, जहां पर टेररिस्ट के साथ में 42 राष्ट्रीय राइफल्स का एक भयानक फायर फाइट हो रहा था। उस खतरनाक परिस्थिति में अपने टीम को मैनेज करना और एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ में उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम उन्होंने दिया था। कर्नल राय साहब ने टेररिस्ट को वहीं भेज दिया जहां से वो निकले थे। और ये घटनाएं ऐसी नहीं हैं, जब हम रात को सोते हैं तब भी जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर में ऐसे बॉर्डर एरियाज पर कई सारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री के पर्सनल्स वहां पर मौजूद होते हैं। कई बार उनको अपने जान को भी जोखिम में डालना पड़ता है ताकि हम सुरक्षित रह सके। और 2014 में साउथ कश्मीर में किए गए इस ऑपरेशन की बहादुरी को देख करके सन 2015 में उन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाता है। जिस वक्त पर उनको मेडल मिल रहा था, उनके लिए, उनके परिवार के लिए और पूरे देश के लिए ये गर्वित होने जैसी एक समय थी। लेकिन उसी 2015 के जनवरी महीने में ही 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राय को एक इनपुट मिलता है। इनपुट ये था कि कुछ टेररिस्ट त्राल सेक्टर पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जो त्राल सेक्टर है ये पुलवामा में पड़ता है। अब ये त्राल सेक्टर एक ऐसी जगह है जो टेररिस्ट का एक पसंदीदा जगह है। इस जगह की एनवायरनमेंट, इस जगह की मूवमेंट टेररिस्ट के लिए बहुत ही आसान हो जाता है अपना काम करने के लिए। जब कर्नल राय साहब को ये पता चलता है तो 27 जनवरी को एक ऑपरेशन प्लान किया जाता है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 42 राष्ट्रीय राइफल्स थे। इस ऑपरेशन को प्लान करते हुए, पूरे टीम को कमांड करते हुए कर्नल एमएन राय साहब आगे से पूरे टीम को लीड कर रहे थे। उनके पास में ये इंफॉर्मेशन था कि किसी एक घर में टेररिस्ट छुपे हुए हैं। जैसे ही वो उस घर के आसपास के एरिया पर पहुंचते हैं, अंदर बैठे टेररिस्ट को ये पता नहीं था कि यमदूत आ चुके हैं उन्हें लेने के लिए। ऑपरेशन पूरी प्लान मुताबिक चलता रहा। उस घर को चारों दिशा से घेर लिया गया सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 42 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के द्वारा। अपने हाथ में गन लेकर के और यमदूत के तौर पे दरवाजा तोड़ करके जब कर्नल राय घर में घुसते हैं तो देखते हैं वहां पर 2 टेररिस्ट मौजूद है। कर्नल राय अपने गन को पॉइंट करके टेररिस्ट को ठोकने ही वाले होते हैं कि अचानक अंदर से टेररिस्ट के भाई और उनके पिताजी बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही वो कर्नल राय के पैर में गिर जाते हैं और दया की भीख मांगते हैं। उनका ये कहना था कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो भाई है, वो सरेंडर कर देगा साहब, आप उनको मारो मत। अब उस वक्त पर कर्नल राय के दिल और दिमाग के बीच में एक जंग चल रहा था कि इनको सरेंडर करने के लिए एक मौका दे दिया जाए या फिर इन सभी को यहीं पर ठोक दिया जाए। कर्नल राय के पास में ऑप्शन था, गन उनके हाथ में था, पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर सकते थे सभी टेररिस्ट को, उनके भाई और बाप को भी। लेकिन कर्नल राय ने ऐसा नहीं किया और उनको एक मौका दिया सुधरने का और सरेंडर करने का। उनको सरेंडर करने के लिए बताते हुए कर्नल एमएन राय जैसे ही टर्न करते हैं और अपना वॉकी टॉकी उठाते हैं, पूरे बाहर खड़ी हुई टीम को खबर करने की कोशिश करते हैं कि अंदर बैठे टेररिस्ट सरेंडर करना चाहते हैं, आप अंदर आ जाओ। उसी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के भीतर वो टेररिस्ट गन निकालते हैं और कर्नल राय के ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर को शूट करना इतना आसान नहीं है। कर्नल राय फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर टर्न करते हैं और दोनों टेररिस्ट को ही वहीं पर ठोक देते हैं। लेकिन जो गोलियां टेररिस्ट की ओर से फायर किया जा रहा था, उन्हीं में से कई सारी गोलियां लगते हैं कर्नल एमएन राय के कान के बीच में से और गोलियां लगते ही
उनके पूरे खोपड़ी को फाड़ करके निकल जाते हैं और वो ऑन द स्पॉट वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों टेररिस्ट को भी उन्होंने ठोक दिया था। अब इतने कम समय के अंदर यह घटना घटता है और 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। पूरे सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान पागल हो जाते हैं। वो घर के अंदर घुसते हैं, रेस्ट जितने भी टेररिस्ट बचे हुए थे सबको ठोकते हैं वहीं पर और बाहर निकलते हैं कर्नल राय के पार्थिव शरीर को लेकर के। 42 राष्ट्रीय राइफल्स के सोल्जर्स जिन्होंने कर्नल एमएन राय के साथ में कभी न कभी सर्व किया है, उनका यह कहना था कि हमारे कर्नल साहब कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना करते थे। उनका यह थॉट प्रोसेस था कि मेरे पीछे खड़े हुए जवान जब बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो मैं कौन होता हूं, मैं कितना बड़ा ऑफिसर हूं कि मैं सामने खड़ा रहूंगा और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खड़ा रहूंगा और पीछे खड़े हुए मेरे जवान जो है वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के लड़ेंगे। जितनी देर तक लड़ना है अपने जवानों के साथ में लड़ना है, अपने बडीज के साथ में लड़ना है, उन्हीं के साथ में जाना है, उन्हीं को लेकर के बाहर निकलना है। यहाँ पर किसी भी तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट की आवश्यकता नहीं है। इतनी खतरनाक मेंटेलिटी के साथ में आने वाले कर्नल एमएन राय साहब बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, ये उनके परिवारों के ओर से स्टेटमेंट दिया गया है। उनकी बेटी का यह कहना है कि मेरे फादर बहुत ही सिंपल इंसान थे और उनकी यूनिट, उनके बंदे, वही उनके लिए एक परिवार की तरह काम करता था। वो अपने परिवार के बारे में बाद में सोचते थे, अपने यूनिट, अपने बंदों के बारे में सबसे पहले सोचते थे। इस घटना के बाद कर्नल राय के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया गया और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अगर आपको जिंदगी में किसी को फॉलो करना है तो इंटरनेट पर चलने वाले इन छपरियों को फॉलो ना करके इन सब लेजेंड्स को आप फॉलो कर सकते हो। इनकी लाइफ से आपको एक सीख मिलेगी, आप वॉरियर बन सकते हो। अगर आप छपरियों को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप उन्हीं की तरह बनना शुरू कर दोगे और अगर आप लेजेंड्स और वॉरियर को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे उन्हीं की क्वालिटीज आपके अंदर झलक करके दिखने लग जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।